नमस्कार। वार्तिक टीवी के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आग्रह है कि वार्तिक टीवी का जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें और बेल का जो आइकन है उसको दबा लें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशंस पहुंचते रहें। तो ये तो थी एक अपील आपसे, और ये भी अपील है कि आपके जो इष्ट मित्र हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनको हमारे प्रोग्राम शेयर करना भी न भूलें। आज के प्रोग्राम में बातचीत करने वाले हैं, 3-4 खास मुद्दे हैं जिनको लेकर हम आपके समक्ष आए हैं। बात करेंगे 27 जनवरी को महाकुंभ मेले में जो धर्म संसद होने वाली है, उसमें क्या कुछ होने वाला है। धर्म संसद में क्या वक्फ बोर्ड की तोड़ का कोई सनातनी बोर्ड बनने वाला है, जिसकी कि कई साधु संत डिमांड कर रहे हैं, या कि इसके बारे में और कोई राय मशवरा होने वाला है। विश्व हिंदू परिषद भी इसमें एक स्टेक होल्डर है, बाकी धर्माचार्य हैं, और आरएसएस भी इसमें अपनी एक विशेष बात रखने वाला है। तो वीएचपी, आरएसएस प्लस भारत के साधु संत, ये महाकुंभ में 27 तारीख को होने वाला काम है, जिसमें कि ये डिमांड उठाई जा रही है कि वक्फ बोर्ड आखिर में इतना सेंसिटिव वाला बोर्ड कैसे बन गया, और किस तरह से वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं वो मुसलमानों के पास ही रह गई, और अभी भी उनके ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं है। वक्फ बोर्ड जैसे काम करता है वैसा हम भारत के कानूनों के हिसाब से यदि देखें तो वक्फ बोर्ड का कानून भी एक अलग ही तरह का कानून है, ड्रैकोनियन कानून जिसको कह सकते हैं। तो ये भी डिमांड्स उठ रही हैं, बात करेंगे इसके ऊपर। और दूसरी बात करेंगे, 3 दिन के बाद मोबाइल फोन्स की दुनिया बदलने वाली है। स्टारलिंक ने किस तरह की घोषणा की है, ये आज हम बातचीत करने वाले हैं। 2 खास मुद्दे हैं, लेकिन इससे पहले कुछ इंटरेस्टिंग जो बातें चल रही हैं इस वक्त, वो आपके साथ साझा करना चाहते हैं। यदि हम विदेश की बात करें तो विदेश में इस वक्त अमेरिका में 2 मुद्दों के ऊपर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। एक मुद्दा जन्मजात नागरिकता है, जिसको लेकर वहां की कोर्ट ने एक पखवाड़े का स्टे लगा दिया है, यानी कि ट्रंप सरकार को रीथिंक करने के लिए कोर्ट की तरफ से एक सजेशन है ये कि आप इसको रीथिंक करें। जन्मजात नागरिकता का बहुत बड़ा इश्यू वहां चल रहा है। और दूसरा इशू चल रहा है ट्रांसजेंडर्स को किस तरह की बात ट्रंप कर रहे हैं। ट्रांसजेंडर्स का लिंग जो जेंडर खत्म करने की जो बात ट्रंप ने की है, जो आदेश निकाला है, इसको लेकर वहाँ कुछ चर्च में भी चर्चाएं चल रही हैं। और आज प्रार्थना सभा में कल एक गए थे ट्रंप, वहाँ पर भी जो बिशप हैं वो लेडी, उन्होंने भी कुछ चर्चा रखी है। तो ये भी एक बड़ा बहस का मुद्दा बना हुआ है। लेकिन इस बीच मैक्सिको बॉर्डर पर हाल देखने लायक है। ट्रंप प्रशासन ने मैक्सिको बॉर्डर के ऊपर जबरदस्त डिप्लॉयमेंट किया है अपनी फोर्सेस का, और मैक्सिको बॉर्डर पर यह हाल है इस वक्त कि अमेरिका से मैक्सिको जाने वाली जो सड़कें हैं उन पर एक तरह से जाम लगा हुआ है। मैक्सिको में जो मैक्सिको से जो आए हुए लोग थे, अवैध प्रवासी थे, वहां ट्रंप प्रशासन के मुताबिक और अमेरिका की सरकार के कानून के मुताबिक, तो वो अब वहां दे आर रश अप टू मैक्सिको अगेन, वापसी कर रहे हैं। चूंकि ये जो इलाका है जिसमें ये अमेरिका की सरकार अवैध प्रवासी बताती है, ये इलाका कोई जमाने में मैक्सिको का इलाका हुआ करता था, और युद्ध के बाद फिर मैक्सिको से ये इलाका अमेरिका के पास चला गया। अब मैक्सिको के जो मूल निवासी हैं, मैक्सिको के जो वहाँ के लोग हैं, वो उस धरती को अपनी मानते हैं, जबकि अमेरिकी कानून के हिसाब से, चूंकि अमेरिका ने युद्ध में जीता, तो अमेरिकी कानून के हिसाब से वो इलाका अमेरिका का है। जैसे कि आज हम POJK की बात कर लें, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की बात कर लें, तो जम्मू कश्मीर के जो मूल निवासी हैं वो POJK के लैंड को आज भी अपनी लैंड मानते हैं। और कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि विवाह शादी भी हो रहे हैं, आपस में आना जाना भी खूब होता रहता है। तो बॉर्डर की स्थिति वहां पर अमेरिका में ये चल रही है। अमेरिका की जब बात चल रही है तो एक बात हम ट्रांसजेंडर्स को लेकर करेंगे। ये ट्रांसजेंडर्स का जो मसला है, ये मसला भारत में किस तरह से काम करता है। भारत में जो हमारे यहाँ जिनको हम किन्नर कहते हैं, किन्नर कहना गलत परंपरा पड़ गया है। असल में ये हम जैसे जो मीडिया के लोग हैं, अखबार वाले जो लोग हैं, इनका ही एक तरह से ये गलत इंटरप्रिटेशन है। किन्नर असल में एक पौराणिक जाति है जो कि हमारे पर्वतों में रहती है। आज भी हम हिमाचल का जो जिला है किन्नौर में रहने वाले जो लोग हैं वो किन्नर कहलाते हैं, जिनका उल्लेख हमारे धर्म ग्रंथों में आता है। वैदिक काल से यक्ष, गंधर्व, राक्षस, किन्नर, ये जो हमारे यहाँ वो हैं कैटेगराइजेशन है, वो किन्नर बेसिकली ट्रांसजेंडर को नहीं कहा गया है। तो अब इसमें ये भी बात है कि
ब्रहनल्ला को जैसे किन्नर बता दिया गया, अर्जुन जब बने ब्रहनल्ला, तो ये भी एक अजीब सी बात है। तो हमारे यहाँ जो भी जिसको हम हिजड़ा कहते हैं, यूनक कहते हैं, ये जो शब्द है, इसको लेकर अमेरिका में बड़ी बहस है। अमेरिका की मौजूदा सरकार, ट्रंप प्रशासन ने हिजड़ा नाम का या यूनक नाम का जो लिंग है, जिसको हमारी भाषा में भी हमने प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष कहा है, तो हमारे यहाँ भारतीय सनातनी परंपरा में तो ये यूनक को एक तरह से तीसरा लिंग माना है हुआ है ऑलरेडी। और हमारे यहाँ आज से नहीं, वैदिक काल से इसके आख्यान मिलते हैं, तो हमने इसको मान्यता दी हुई है। और हमारे यहाँ तो असल बात यह है, सनातनी परंपरा में तो हिजड़ों की और यूनक्स की एक तरह से पूजा की जाती है, उनको बहुत पवित्र माना जाता है, उनका आशीर्वाद दिया जाता है। और कोई भी धार्मिक आयोजन होते हैं तो इसमें इन लोगों को बहुत भेंट चढ़ाई जाती है। और बच्चे होते हैं तो बच्चों का आशीर्वाद, नववधू और जब शादी करके आता है व्यक्ति तो उसको आशीर्वाद दिलवाया जाता है। तो हमारे यहाँ ट्रांसजेंडर्स की ये स्थिति है। ट्रांसजेंडर्स की स्थिति इतनी ज़्यादा पूजनीय है कि आज ट्रांसजेंडर्स के अखाड़े में, यानी जिसको अब ठीक है, हमने आपको बता तो दिया कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले लोग किन्नर कहलाते हैं, लेकिन अब चूंकि ये किन्नर कहते ही हैं, तो किन्नर अखाड़े में आज फिल्म एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को दीक्षा दिलवाई है। ममता कुलकर्णी, आप हम सब जानते हैं कि 90s में जो लोग फिल्में देखते थे उनको ममता कुलकर्णी के नाम के परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है। ममता कुलकर्णी की पहली फिल्म जो आई वो 1992 में आई, और ये जो फिल्म थी ये तिरंगा फिल्म थी। तिरंगा फिल्म बहुत पॉपुलर फिल्म बनी और उसमें ममता कुलकर्णी ने रोल किया। और उसके बाद करण अर्जुन और क्रांतिवीर जैसी फिल्में भी ममता बनर्जी अपीयर हुई उन फिल्मों में। हालांकि 2002 के बाद कभी हम कभी तुम के बाद ममता कुलकर्णी फिल्मी पर्दे के ऊपर नहीं आई। कुछ लोग इसके बारे में ये मानते हैं कि कुछ फिल्मकारों के बीच में जो झगड़ा हुआ उसमें ममता कुलकर्णी के साथ में कुछ बातें हुई, और ये जो फिल्म थी ये थी 7 समुराई के ऊपर जो रीमेक बना, चाइना गेट जो फिल्म आई थी, उसमें ये कंट्रोवर्सी हुई थी। और इस कंट्रोवर्सी के बाद में फिर फिल्म बनी नहीं, फिल्मों में उनको लिया नहीं। और उस वक्त भी 1998 की बात है, चाइना गेट जो फिल्म आई थी, और उसमें जो बेसिकली जो फिल्म के जो डायरेक्टर थे उनके बीच में और ममता कुलकर्णी के बीच में कुछ अनबन हुई। राजकुमार संतोषी का ये झगड़ा इतना बड़ा कि इसमें बाद में अंडरवर्ल्ड तक इन्वॉल्व हुआ, और ममता कुलकर्णी की सिफारिश छोटा राजन ने भी की। हालांकि उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में धीरे धीरे ममता कुलकर्णी किनारे होती गई और 2002 के बाद ममता कुलकर्णी नहीं दिखी। बात यहीं नहीं रुकी असल में। ममता कुलकर्णी बाद में एक बहुत ही ज़बरदस्त कंट्रोवर्सी में आई 2016 के आसपास, और 2016 में उनके ऊपर रेड डाली गई नारकोटिक्स की तरफ से, और ठाणे पुलिस है मुंबई की, उनकी तरफ से। और ममता कुलकर्णी के जो साथ जो उनके हस्बैंड समझ लीजिए या उनके साथी लिव इन में थे तो साथी, और अदरवाइज मैरिज हुई तो वैसे मैरिज हुई है, ऐसा भी लोग बताते हैं। तो ये विकी गोस्वामी जो उनका साथी था उसके ऊपर और ममता कुलकर्णी के ऊपर ये आरोप था कि उन्होंने केन्या में जाकर एक इंटरनेशनल ड्रग माफिया से डील की थी, और उसमें 2000 करोड़ रुपए की ये डील हुई थी। इसमें फिर बाद में हमारी भारतीय एजेंसियों ने मिलकर ममता कुलकर्णी के निवास के ऊपर रेड की, और वहाँ वो नोटिस भी कोर्ट का चस्पा किया 2017 में। उस प्रॉपर्टी को भी सील किया गया, वर्सोवा की प्रॉपर्टी थी ये। तो इस तरह का ममता कुलकर्णी का 2017 का ये ड्रग का भी मसला सामने आया था, और बहुत सुर्खियां बटोरी थी इस खबर ने। तो 2017 के बाद से ममता कुलकर्णी की कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन अब अचानक से महाकुंभ में पहुंचकर ममता कुलकर्णी ने बहुत ज़बरदस्त चर्चा बटोरी है, और वो अब ममता नंदगिरी नाम की सन्यासिन बन गई हैं। उन्होंने अपना पिंडदान भी आज कर दिया है गंगा घाट के ऊपर, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। तो ममता कुलकर्णी फिल्म एक्ट्रेस चेंज टू ए मॉन्क साध्वी बन गई हैं। तो ये खबर बड़ी इस वक्त चल रही है, चर्चा में है, और बहुत लोगों की एक तरह से जो टॉक ऑफ द टाउन जिसको कह सकते हैं आप, इस तरह की बात ये सामने आ रही है। टंगन चीक भी है
कई लोग उसमें अपने हिसाब से भी बातें कर रहे हैं। टंगन चीक की बात चल रही है तो एक बात करेंगे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा की। बराक हुसैन ओबामा और मिशेल ओबामा के बीच में संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं, ऐसा सोशल मीडिया के ऊपर आ रहा है। अब सोशल मीडिया की बात चल रही है तो हम सोशल मीडिया के ऊपर भी कुछ बात करना चाहेंगे। बात लेकिन पहले बराक ओबामा की कर लेते हैं। बराक ओबामा के साथ में नाम जोड़ा जा रहा है जेनिफर एनिस्टन का। जेनिफर एनिस्टन अमेरिकी अदाकारा हैं, एक्ट्रेस हैं और वहाँ की एक मशहूर टीवी सीरीज फ्रेंड्स में काम कर चुकी हैं। ये फ्रेंड्स बड़ी पॉपुलर सीरीज हुई थी। अब बात यहाँ ये है कि ये चर्चा उठी क्यों उठी। वैसे 2024 अगस्त में भी थी। उस वक्त एक लोकल मैगजीन ने ये स्टोरी फ्लोट की थी कि बराक हुसैन ओबामा और मिशेल ओबामा के बीच में तलाक होने वाला है और जेनिफर के साथ में बराक ओबामा की अफेयर चल रहा है। लेकिन उस वक्त ये बात आई गई हो गई थी और लोगों ने इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया था। जेनिफर खुद भी टीवी स्क्रीन के ऊपर आकर इंटरव्यू में कह गई थी कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं, कोई लेना देना। वो एक बार मिली हैं बराक ओबामा से, उनकी पत्नी से जरूर कई बार मिली हैं, लेकिन बराक ओबामा से उनका कोई लेना देना नहीं है। ये बात दब गई थी। लेकिन अचानक से अब ये पिछले 7-8 घंटे में वापस से चर्चा में आई है चर्चा। अब क्या है, अब बात यह है कि लोग इसको जोड़ रहे हैं। दरअसल बराक की पत्नी मिशेल ओबामा जो है वो जिमी कार्टर के फ्यूनरल में और डोनाल्ड ट्रंप के इनॉग्रेशन में शपथ ग्रहण में नहीं आई और बराक ओबामा अकेले आए। इसको मीडिया ने, सोशल मीडिया ने खासतौर पर अब पिकअप किया है कि दोनों के बीच संबंध ठीक नहीं है और जो मैगजीन ने खबर छापी थी वो सही खबर थी। ये सोशल मीडिया का कमाल है। अब आप सफाई देते घूमें। सोशल मीडिया की खबरों का मसला यह है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम या कि आप इसको मान सकते हैं ट्विटर, एक्स जिसको कहते हैं, इसके ऊपर इसका कोई सिर पैर नहीं होता है। फ्लोट हो गई, वायरल हो गई। अब आप जवाब देते फिर, अब बराक ओबामा जवाब देते फिर, क्योंकि इसका कोई इंटीग्रिटी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है, कोई कोर्ट के थ्रू कुछ आप कर नहीं सकते हैं। ज़्यादा क्या होगा, वो डिलीट कर देगा। तो इस तरह का गैर जिम्मेदाराना काम हो रहा है। और ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इसके ऊपर हमारे बड़े बड़े नेता जो हैं वो बड़े सक्रियता से लगे हुए पड़े हैं। अब ये सारे विदेशी प्लेटफॉर्म हो रहे हैं। ये अजीब सी बात है कि हमारे बड़े नेता जो बहुत लोकप्रिय हैं वो भी, यहां तक बात है कि सरकारी फैसले भी एक्स जैसे विदेशी प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री तक, हमारे मुख्यमंत्री तक, प्रदेशों के मुख्यमंत्री कर रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो ये विदेशी प्लेटफॉर्म को हम क्यों यूज कर रहे हैं? हमारी जो न्यूज एजेंसीज हैं, हमारी आकाशवाणी है, हमारा दूरदर्शन है, हमारे पास में बहुत पुरानी न्यूज एजेंसीज हैं, देशज हैं, उनका उपयोग क्यों नहीं करते हम? जो कि कम से कम विश्वसनीयता तो आए, कम से कम एक जवाबदेही तो बने। आज मान लीजिए कि एक्स के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई पैरोडी अकाउंट बनाकर यूएस से कोई खबर अपलोड कर देता है, देश में अफरा तफरी का माहौल बन जाए। ये बात क्यों नहीं समझते हमारे नेता? प्रधानमंत्री तक कोई बात समझनी चाहिए कि उनके कोई असिस्टेंट हो, कोई उनके मीडिया सेल के लोग हों, वो करें। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं ठीक होना चाहिए इसका। चाइनीज प्रेसिडेंट वगैरह, ये जो चाइनीज मसले में एक बात बहुत अच्छी है कि उनका जो, ठीक है आप बुराई कर सकते हैं, वो बातें अलग हैं, बुराई करने की कॉन्टेक्स्ट अलग है, हम कोई बुराई नहीं करें, लेकिन उनका मीडिया प्रबंधन इतना जबरदस्त है कि उनका प्रतिनिधि ही बात करेगा। हमारे यहां पर सब लोग लगे पड़े, वो अपना अपना लोकप्रियता का एक मानदंड उससे बनाना चाहते हैं। तो ये बराक ओबामा की खबर का भी हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं इसको कि जिस तरह की जवाबदेही का मीडिया होना चाहिए। अब आजकल आप देखें जरा, मीडिया की भी सुर्खियां इन एक्स ट्विटर वाले से और ये इंस्टाग्राम वालों से चल रही हैं। अब इसमें कई बार गड़बड़ होती है, कई बार एक्स के ऊपर कोई चीज आ जाती है और मीडिया वाले ले उठते हैं, मीडिया की वेबसाइट्स के ऊपर आ जाता है। तो ये इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। इलॉन मस्क तो छाए हुए हैं एक्स के ऊपर, ट्विटर उन्होंने खरीद लिया। तो अब आप जैसे एक्स खोलते हैं, पहला ही ट्वीट आपको इलॉन मस्क का मिलेगा या कोई एडवर्टीजमेंट मिलेगा। तो इलॉन मस्क की तो कंपनी है, वो तो देंगे ही, पहला उनका आएगा ही। बाकी आप लोग क्यों कर रहे हैं? आप लोगों के पास और दूसरे जवाबदेही वाले प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उनका इस्तेमाल करें। तो ये सोशल मीडिया के बहाने, सोशल मीडिया के हवाले से हमने बात की कि बराक ओबामा को आज नींद नहीं आने वाली है, क्योंकि नाम जुड़ गया एक फिल्म एक्टर से।
ये सोशल मीडिया का कमाल है। अब बात कर लेते हैं जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा इस वक्त हो रही है पूरी दुनिया में। ये चर्चा जुड़ी हुई है स्टारलिंक की। वो एलन मस्क, स्टारलिंक कंपनी है उनकी, जो कि स्पेस सैटेलाइट का काम करती है। स्टारलिंक ने ये घोषणा की है, एलन मस्क ने घोषणा की है बेसिकली, तो एलन मस्क ने ये घोषणा की है कि 3 दिन बाद जो आपके मोबाइल फोन है, जो सेल फोन है, ये सैटेलाइट से जोड़ने का काम शुरू हो जाएगा, यानी इसका परीक्षण शुरू हो जाएगा। तो 3 दिन में टेस्ट शुरू हो जाएगा। बताया यह भी जा रहा है कि आपके जो मौजूदा सेल फोन्स हैं, इनमें कोई और एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं, भारत के कानून इस मामले में थोड़े से अलग हैं, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन दुनिया के ऐसे कम से कम 50 देश हैं जिनमें परीक्षण चालू है, डेब्यू हो चुका है। तो अब ये पूरी दुनिया के लिए एलन मस्क जो लेकर आ रहे हैं ये प्रयोग स्टारलिंक वाला, इससे होगा ये कि एक तरह से आपका जो सेलुलर फोन है ये इंटरनेट फोन बन जाएगा। अमेरिका जैसे कंट्रीज में इंटरनेट फोन पहले से है, और वहाँ जो सिक्योरिटी वाले लोग हैं, सिक्योरिटी पीपल हैं, जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि महंगा होता है। आज से नहीं, पिछले 30, 35, 40 साल से इंटरनेट फ़ोन का इस्तेमाल होता है। तो लेकिन बहुत महंगा है, इसलिए बहुत बड़े बड़े लोग इस्तेमाल करते हैं। अब स्टारलिंक जैसी जो कंपनियां हैं जो कि स्पेस में अपने खुद के सैटेलाइट रखती हैं, तो सैटेलाइट फ़ोन्स जो हैं वो अब उस तरह से महंगे नहीं रहने वाले हैं। जो पहले इंटरनेट के जो सैटेलाइट के जो फ़ोन थे, वो अमेरिका में जो एलिट के पास था, वहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज के पास था, जैसे प्रेसिडेंट वगैरह जा रहे हैं एरोप्लेन में, तो ये तो आप सोचिए स्टारलिंक तो अब इसको आम आदमी के लिए खोल रही है। लेकिन सिक्योरिटी वाले मसले में यदि हम देखें तो सैटेलाइट फोन्स बहुत पहले से काम में आ रहे हैं, अमेरिका जैसे, रशिया जैसे देशों में। भारत में इसकी छूट नहीं है, चूंकि भारत के साथ एक बॉर्डर की प्रॉब्लम है, पाकिस्तान की बॉर्डर और चाइना की बॉर्डर, और हमारी टेक्नोलॉजी अभी उतनी सुदृढ़ नहीं है कि हम सैटेलाइट फ़ोन की रेंज को नाप सकें, मतलब उनको कंट्रोल कर सकें एक तरह से। ये जो लोग हैं, अमेरिकन लोग हैं या रशियन लोग हैं, आजकल चाइना भी पीछे नहीं है, ये लोग कर लेते हैं, डिकोडिंग वगैरह इनके यहाँ है, बहुत बड़े इनके यहाँ सेटअप्स लगे हुए हैं। हमारे यहाँ इस तरह का इंतजाम नहीं है, और इस वजह से हमारे यहाँ जब भी कोई फॉरेन डेलीगेट या फॉरेन जिसको कहते हैं टूरिस्ट, ये सैटेलाइट फ़ोन लेकर आता है तो इसको भारत सरकार जब्त कर लेती है, और बाद में वो जाता डिपोर्ट कर, जब वो जाते हैं वापस तब उनको देती है। तो भारत में तो ये स्टारलिंक का भी मुश्किल है, इसीलिए एलन मस्क भारत में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। टेस्ला का हमारे यहाँ लगने वाला था, लेकिन वो चाइना चला गया। लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही क्रांतिकारी काम होने वाला है। 3 दिन के बाद आपके सेलुलर फ़ोन दुनिया के हिसाब से वो सैटेलाइट फ़ोन में बदलने का टेस्ट शुरू हो जाएगा। कितना बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा, आप सोचिए जरा। कारण क्या है कि सेलुलर फ़ोन को आपका जो हम जिसको बोलते हैं ना कि नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो नेटवर्क आने के लिए ग्राउंड के ऊपर जो लगे हुए हमारे जो एंटीनाज होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सैटेलाइट फ़ोन की खासियत यह है कि आप इसको पानी में ले जाएं, चाहे जंगल में ले जाएं, कहीं ले जाएं, आप इससे बात कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, सब काम कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी क्रांति का सूत्रपात होने वाला है 3 दिन के बाद। देखने वाली बात यह होगी कि ये स्टारलिंक क्या भारत जैसे देशों को भी इस तरह से कोई सुविधा दे पाएगी, या भारत सरकार इस मामले में कुछ कर पाएगी, क्योंकि हम अभी भी बहुत कामों में पीछे हैं। पीछे इसलिए कि या तो हमारी आर्थिक ताकत उतनी बड़ी नहीं है, या हमारी मनोदशा उस तरह की नहीं है। मनोदशा की बात कर रहे हैं, डेजर्ट था कोई ज़माने में सऊदी अरब, दुबई से अबू धाबी की जो लिंक ट्रेन चली है, अभूतपूर्व काम हुआ है। आप सोचिए डेजर्ट के इलाके में, हाँ ये कह सकते हैं आप कि उनके पास तेल का पैसा है, पेट्रोल डॉलर है, लेकिन काम करने की एक ज़ील भी है। ये करीब 1.25 घंटे का जो सफ़र है दुबई से अबू धाबी का, जो फिलहाल का सफ़र है, फिलहाल भी कोई ऐसा नहीं कि कोई कमज़ोर व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है ट्रांसपोर्टेशन की, लेकिन ये अब आधे घंटे में बदलने वाली है। 1.25 घंटे से आधे घंटे में ये दूरी तय हो जाएगी। कितना बड़ा चेंज होने वाला है, कितना रुपया बचने वाला है, और कितना बड़ा कारोबार बढ़ने वाला है, ये अबू धाबी और दुबई के बीच की इस ट्रेन लिंक ने
साबित कर देना है। हमारे यहाँ पर भी जो मेट्रोज हैं या जिसको हम स्पीड ट्रेन्स कहते हैं, ये अभी उस तरह की गति में नहीं आ पाई हैं। जितने भी देश की राजधानियों के आसपास के इलाके हैं उनमें कम से कम 50-60 किलोमीटर की दूरी पर ये जो मेट्रो टाइप की ट्रेन्स हैं जो फास्ट जाती हैं, जैसे कि मान लीजिए 100 किलोमीटर की जो दूरी है वो आधे घंटे के अंदर अंदर कवर हो जाती है, तो आपका उस शहर के ऊपर जो बढ़ता हुआ बोझ है वो कम होगा, जो आसपास के सबर्ब एरिया हैं वो विकसित होंगे और लोग सुबह अपना घर से अपना चलेंगे अपना शहर में या जहाँ पर भी उनका रोजगार है वो करके अपने घर आ जाएंगे। तो ये ज़मीनों की कीमत ये जो बढ़ रहे हैं या कि प्रदूषण बढ़ रहा है शहरों में, ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हर शहर की स्थिति है देश का। आप कोई शहर ले लीजिए, राजधानियों के अलावा भी जो स्टेट कैपिटल्स हैं उनके अलावा भी जो शहर हैं उनकी भी हालत खराब है और वहाँ हर व्यक्ति आना चाहता है क्योंकि और कोई साधन नहीं है। यदि 100 किलोमीटर 60, 70, 80 किलोमीटर या मैं तो कहूँ 100 किलोमीटर के दायरे को इस तरह से अटैच कर दिया जाए तो हर 100 किलोमीटर आप देखें कि वो फिर नेटवर्क ऐसा बन जाएगा कि फिर गांव का पलायन छूट जाएगा। जो व्यक्ति अपने गांव की खेत खलियान की आबो हवा में है, अपना खुद का मकान है, खुद का ठीक है रोजगार के लिए जाना है ना उसको, तो आधे घंटे सुबह आधे घंटा शाम को या 20 मिनट 10 मिनट 15 मिनट। ये चेंज आबू धाबी और दुबई में आप देखिए जरा इस ट्रेन की क्या फैसिलिटी दी उन्होंने, तो ये भी हमें सीखना चाहिए। तो स्टारलिंक वाला जो मसला है भारत में तो अभी दूर की कौड़ी है, लेकिन पूरी दुनिया के लिए जब काम होते हैं तो फिर जो हमारे जैसे देश हैं उनमें भी चीज़ें आई जाती हैं। तो ये एक बड़ा काम। और अब बात कर लेते हैं सनातन बोर्ड गठित होगा या नहीं। देश में जहां तहां वक्फ बोर्ड को लेकर कई तरह की बातें चल रही हैं। आज भी वक्फ बोर्ड की जो जेपीसी है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, उसकी बैठक हुई तो उसमें हंगामा भी बरपा। आज की बात नहीं कर रहे हैं, आज जो खबरें आ रही हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो उसमें जो विपक्ष के सांसद हैं उन्होंने भी हंगामा मचाया। आप देखिए जरा वक्फ बोर्ड वाले जो प्रभावित लोग हैं, जो मोमडन्स हैं, वो उतना विरोध नहीं कर रहे जितना टीएमसी के कल्याण बनर्जी वगैरह कर रहे हैं। तो जगदम्बिका पाल ने इस का अब पूरा एक मसौदा तैयार होना है और ये अंतिम सी बैठक रही है। 30 जनवरी को फिर ये संसद की तरफ मुखातिब हो जाएगी जेपीसी की रिपोर्ट्स। लखनऊ में अभी हो चुकी मीटिंग जहां यूपी सरकार ने कहा कि 78% जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं वो सरकारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके ऊपर कब्जा किया हुआ है वक्फ बोर्ड ने। ये पूरे देश की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट जारी हैं धीरे धीरे। तो अब संसद में पेश होगी रिपोर्ट। देखने वाली बात ये रहेगी कि सरकार क्या कमिटेड है वक्फ बोर्ड का कोई इस तरह का काम करने में। ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लाया गया है क्या लागू हो पाएगा, और वक्फ अमेंडमेंट बिल में जितने सुधार होने हैं, संशोधन होने हैं, क्या वाकई एज इट इज़ लागू हो जाएंगे। सबसे बड़ा सुधार तो यही होना है कि वक्फ का जो ट्रिब्यूनल है उसी को केवल सुनवाई का अधिकार है और वक्फ ट्रिब्यूनल में केवल मुसलमानों की नियुक्ति है। तो उसमें सुधार होना है कि बाकी धर्मावलंबी भी उसमें आ सकते हैं, जैसे हमारे मंदिर बोर्डों में बाकी धर्मावलंबी बैठे हुए हैं। तो जैसे अजमेर जो चिश्ती की दरगाह है, अब उस दरगाह का भी धार्मिक रूप से तो कोई लेना देना है नहीं। धार्मिक रूप से तो भाई मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, चर्च हो, यानी गुरुद्वारा हो, यही धार्मिक स्थान माने जाते हैं। दरगाह या कब्रिस्तान धार्मिक स्थान नहीं माने जाते, लेकिन वहाँ धार्मिक स्थान की एंटिटी मिली हुई है उसको। हमारा हर प्रधानमंत्री है, हर बड़ा नेता वहाँ चादर चढ़ाता है, हर फिल्म एक्टर, तो वो विकसित हो गई, वो उसकी इकोनॉमी बन गई। तो वक्फ का भी यही हाल रहा। पूर्ववर्ती सरकारों ने खूब फैसिलिटी दी। अब बात यह कि क्या ये सरकार लागू करेगी क्या। यूपी में जहाँ बात है, महंत योगी जो हैं वो पूरी तरह से कमिटेड लगते हैं और उनकी सरकार ने पूरा पक्ष भी अपना अच्छे से रखा है। तो वक्फ के पैरेलल क्या सनातन बोर्ड बनाने की इच्छा हमारे देश के सरकार चलाने वालों की है क्या। हालांकि इसमें सरकार का कोई लेना देना अभी तक आ नहीं रहा है। इसमें आरएसएस और वीएचपी दोनों की तरफ से बातें आ रही हैं कि धर्माचार्यों के साथ में मिलकर ये बैठक करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ साधु संतों का ये कहना था कि हमारा भी एक सनातन का बोर्ड बनना चाहिए। हालांकि इसमें बहुत सारे साधु संत भी एक राय नहीं है, क्योंकि सनातन बोर्ड का मतलब हो गया फिर वही सेंट्रल उसकी बॉडी बनेगी। तो अब साधु संत इसमें जो बैठक होनी है, धर्म संसद होनी है, इसमें क्या तय करेंगे ये अलग बात है। लेकिन धर्म जो बोर्ड बनना है इसकी जगह ट्रस्ट बनाने की बात कर रहे हैं।
धर्म संसद में मंदिर ट्रस्ट की बात की जाएगी। तो बहुत सारी जगह मंदिर ट्रस्ट भी हैं। अब इसकी प्रारूप क्या होंगे, कंटेंट्स क्या होंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। 27 को क्या निर्णय धर्म संसद में होता है, हमारे धर्माचार्य क्या निर्णय लेते हैं, धर्माचार्यों की भी क्या स्थिति हमारे यहाँ हायरार्की में क्या है। अब ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बन गई हैं, तो जो महामंडलेश्वर की पदवी है, शंकराचार्य हैं, फिर जगत गुरु हैं, फिर महामंडलेश्वर हैं, फिर मंडलेश्वर हैं, तो इनका भी क्या हिसाब किताब रहने वाला है। क्योंकि पुराने टाइम में तो शंकराचार्य की पदवी सबसे बड़ी पदवी होती थी, उसके बाद में फिर यह अखाड़े वगैरह थे, ये अखाड़े भी शंकराचार्य की उसमें परंपरा में ही हैं। तो क्या होना है, किस तरह से होगा, धर्म संसद किस तरह से डिसाइड करेगी, और इसकी जो पिरामिड है वो कैसे बनेगा, कैसे इसका वर्टिकल तैयार होगा, ये देखने वाली बात जरूर रहेगी। बट 27 को नज़र सबकी है महाकुंभ में धर्म संसद के ऊपर, क्या सनातन बनेगा बोर्ड और वक्फ बोर्ड का ला पाएगा तोड़। आपने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।